दोस्तों, हाय दोस्तों। एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे पूर्व की भांति हम लोग देख चुके हैं, हमारे जो सेशन रहे हैं थोड़े शॉर्ट रखे हैं, लेकिन हम कंटिन्यू ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ से कोई सा भी एग्ज़ाम हो वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। या आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, तो वहाँ से हर बार क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ऐसा नहीं है हर बार क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा जिससे आपके की पॉइंट क्लियर हों। तो हम बात करते हैं जैसे मोर समाज 322 से 184 ईसा पूर्व जो हमारा मोर समाज है, तो मोर समाज की स्थापना का जो कार्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध से शुरू हुआ। जो महाजनपद थी हमारी मगध, जो 16 महाजनपद हुई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मगध महाजनपद हुआ करती थी। उसकी चरम उत्कृति मोर समाज की स्थापना के साथ होती है। और 25 वर्षों की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य तथा विष्णुगुप्त ने अपनी योग्यता तथा कूटनीति से अंतिम नंद शासक घनानंद के विशाल समाज को ध्वस्त करके मौर्य वंश की आधारशिला रखी। जैसे हम कह सकते हैं नींव रखी, जो अगले 137 वर्षों तक कायम रही। और मौर्य समाज के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत आगे उल्लेखनीय हैं। जैसे हम बात करते हैं कोटेल का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, यूनानी आदि से हमको जानकारी मिलती है। तो और इसके बाद अब बात करते हैं मौर्यों की उत्पत्ति। तो मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, इसके बारे में एक निश्चित साक्ष्य प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। अतः विद्वान इस पर एक मत भी नहीं है, अपने अपने विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्राह्मण परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, जो एक मुरा नामक दासी के पुत्र थे। ये इसमें शायद गलत लिखा है, मुरा सुरा होगा, तो आप एक बार उसको क्लियर कर लीजिएगा। और उसके बाद लिखा है मुद्रा राक्षस में इसे वृषल या निम्न कुल का कहा गया है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का। उसके बाद बौद्ध परंपरा इसे क्षत्रिय बताती है, बौद्ध लोग इसे क्षत्रिय बताते हैं। ये गोरखपुर के आसपास नेपाल तराई वाला क्षेत्र है और मोरीपन या प्रवाली कानन के क्षेत्र थे और चंद्रगुप्त इन्हीं का वंशज था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। जैसे 321 से 397 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की अवस्था आयु में अपने गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर मगध के सिंहासन पर स्वयं बैठा और 305 ईसा पूर्व में सीरिया की यूनानी शासक सेलुकस को पराजित किया तथा उसने सेलुकस की पुत्री, ये इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की थी, तो सेलुकस की पुत्री हेलना से विवाह किया और दहेज में 4 प्रांत मिले, जिसे हम प्रांतों को देखते हैं काबुल, और जिसको पेरोसोनिडाइड वो कहा जाता है, हेरात एरिया, कंधार, अराकोसिया, मकरान, बलूचिस्तान, जैडोसिया प्राप्त किए हैं। ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। और सेलुकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी प्रदान किए तथा चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज ने मौर्य शासन और प्रशासन पर नामक पुस्तक लिखी और अपने शासन के अंतिम दिनों में राजकाज छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। पहले ये जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, पहले ये बौद्ध धर्मावलंबी थे
बौद्ध धर्मावलंबी थे। और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक चले गए। वहीं उपवास तथा निरह विधि से 298 ईस्वी पूर्व अपने प्राण त्याग दिए और एक कुशल योद्धा तथा राजनीतिक कहा जा सकता है। जब बचपन में चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम नामक खेल खेला रहा था, तभी चाणक्य की नज़र उस पर पड़ी। चाणक्य को आप सभी लोग जानते हैं, चाणक्य की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। नज़र पड़ी और उसे 1000 करसापड़ का मतलब होता है सिक्के, 1000 करसापड़ में खरीद लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगला उसका जो शासक आता है बिंदुसार, जो 297 से 272 ईसा पूर्व में है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरकारी था। उसे अमित्रघात कहा जाता है क्योंकि इसने चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या कर दी थी, इस कारण इसे अमित्रघात कहा जाता है। उसने संभवतः 297 से 272 ईसा पूर्व तक राज्य का शासन किया और अपने पिता के समाज को उसने बनाए रखा और नई विजय प्राप्त की या नहीं, इसके विषय में तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अधिक क्षेत्र विजित कर पाया या नहीं, इसके बारे में तो कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। विदेशों से संबंध उसने पश्चिम यूनानी शासकों द्वारा स्थापित और मैत्री को बनाए रखा। आगे बिंदुसार को देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम, बाद में अशोक को भेजा गया था। तो स्टैबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में भेजा वह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। और आगे बात करते हैं हम। और सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने मीठी मदरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की मांग की थी, जिसे सीरिया के शासक ने प्रथम 2 वस्तुएं तो भिजवा दी थी, किंतु दार्शनिक के संबंध में यह संदेश भिजवाया कि यह यूनान दार्शनिक का विक्रय नहीं किया करता। इसका मतलब आप समझते हो, जो दार्शनिक होता था वो दार्शनिक चीज़ विक्रय नहीं की जाती थी। उनके देश में एक ऐसा रूल या पॉलिसी थी कि ये मतलब किसी को दी नहीं जा सकती, इसका उपयोग स्वयं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2 चीज़ भिजवा दी और एक चीज़ की मना कर दी। आगे देखते हैं अशोक। और जो प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी थे, आगे एक पॉइंट दिया गया है। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय को फिलाडेल्फ ने डायोसिस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभार पेपर में आ जाता है कि किसको किसके दरबार में भेजा गया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं अशोक के बारे में। तो सभी लोग देख ही रहे हैं। तो अशोक का कार्यकाल है जो 272-73 से 232 ईस्वी तक हमको ईसा पूर्व तक मिलता है। तो इसमें पहले थोड़ा बात करते हैं हम कि उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अथवा कुछ पहले राजकुमारों के मध्य एक संघर्ष या युद्ध हुआ। इसमें अशोक भी शामिल था और इस संघर्ष में उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की और अपने शासन के 4 वर्ष बाद, ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग पढ़ तो लेते हैं अशोक का टाइम पीरियड 272 से 232 ईसा पूर्व, लेकिन हम लोग ये बीच में गलती कर देते हैं कि इसने सिंहासन पर कब बैठा। सिंहासन में ये हमको 4 साल बाद बैठा है। इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और क्यों ना क्यों पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में आपसी में विवाद होता है और सिंहासन को लेकर आपसी में विवाद हो गया, इसलिए इसने 99 भाइयों की हत्या करी और फिर सिंहासन पर बैठा। तो 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कराया गया और उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। जो कलिंग का आक्रमण है, वहाँ से अशोक को बहुत कुछ सीखने को मिलता और उसने बहुत कुछ रूल्स फॉलो किए। तो परंतु भयानक रक्तपात और नरसंहार को देखकर द्रवित हो उठा और जिसके फलस्वरूप उसने उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त की और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। पहले अशोक जैन धर्मावलंबी था, बाद में बौद्ध धर्मावलंबी हो गया।
उसने इस युद्ध को त्याग कर एक भिक्षु के समान अपनी प्रजा से नैतिक और आध्यात्मिक भलाई के लिए अनेक कार्य किए और समस्त मानवता के प्रति प्रेम सिखाने वाला यह पहला व्यक्ति था। और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने भिक्षुओं को विदेश भेजा और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और स्वयं विचारों की महानता पर चरित की और उज्ज्वला और मानव प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। और उसकी मृत्यु कुछ समय बाद ही उसका समाज नष्ट हो गया। तो जैसे एक यहाँ पॉइंट हमको मिला है, महेंद्र और संघमित्रा को तो श्रीलंका भेजा, बाकी और भी लोगों को इसने विदेश भेजा, किसी को मैसूर भेजा, किसी को ब्रह्म ऋषि देश भेजा, किसी को श्रीलंका भेजा, किसी को वनों में भेजा, आगे करके और अन्य लोगों को भी भेजा। मैं उसके बारे में और फिर आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं अशोक का समाज। तो इसका जो लोकेशन है आप एक बार क्लियरिटी बढ़ा के और जूम करके आप खुद देख लीजिएगा, इसका जो समाज था वो कहाँ कहाँ फैला था। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद हम थोड़ा इसके की पॉइंट पे बात करते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण की पॉइंट हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं शिलालेख। वैसे तो हमको इसके शिलालेख 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। शिलालेख, उसके बाद शिलालेख के बाद आते हैं लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, लघु स्तंभलेख, दीर्घ स्तंभलेख, गुहालेख, ऐसे 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो हम कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, उसके बाद कुछ अलग वीडियो में और की पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं लेखक, स्थल और लिपि। शहबाजगढ़ी यह पेशावर पाकिस्तान में है, एक खरोष्टी लिपि में मिलता है। मानसेरा हजारा पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में मिलता है। गिरनार गुजरात में ब्रह्म लिपि में मिलता है। सुपारा थाने जिले के महाराष्ट्र में मिलता है, यह भी ब्राह्मी में है। कालसी यह देहरादून के उत्तराखंड में मिलता है, यह भी ब्राह्मी लिपि में है। जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में है, यह भी ब्राह्मी लिपि में है। धौली पुरी जिले के उड़ीसा में है। एरगुंडी यह कर्नूल के आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आगे हम देखते हैं लघु शिलालेख। अगर जो भी अगले दीर्घ शिलालेख में छूट गए होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लघु शिलालेख। लघु शिलालेख हमको 13 जगह से मिलते हैं। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एमपी के देखते हैं, जो एमपी में 4 जगह से मिलते हैं। उसमें देखते हैं हम नंबर 1 रूपनाथ, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुर्जरा, जो दतिया मध्य प्रदेश में मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं इस वाली पीडीएफ में शायद दिया नहीं गया है, लेकिन हम बात करते हैं। फिर सासाराम बिहार से मिलता है। भाबरू बैराट जयपुर राजस्थान से मिलता है। मस्की रायचूर कर्नाटक से मिलता है। ब्रह्मगिरी चित्तल दुर्ग कर्नाटक से मिलता है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के पास से मिलता है। एरागुंडी कैनूल आंध्र प्रदेश से मिलता है। उसके बाद गोबीमठ कपोबल मैसूर से मिलता है। पालगुंडू मैसूर से मिलता है। राजुल मांडीगिरी कैनूल आंध्र प्रदेश से मिलता है। अहरौरा मिर्जा उत्तर प्रदेश से मिलता है। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी के पास से मिलता है। और आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से, तो आपने 2 देख लिए। और इसके बाद रूपनाथ गुर्जरा सहारो मारो एक मिलता है हमारा, सहारो मारो। और उसके बाद सहारो मारो शहडोल से मिलता है। एक और मिलता है अपना मध्य प्रदेश से, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। वो अपना विदिशा से मिलता है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
अब देखते हैं हम लघु स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा मिला है। उसके बाद प्राग स्तंभ लेख जिस पर 7 लेख मिले हैं, जो जहांगीर के समय मिला है। दिल्ली मेरठ 6 लेख मिले हैं। लोरिया राजगढ़ 6 लेख उत्कीर्ण है। लोरिया नंदनगढ़ 6 लेख उत्कीर्ण है। रामपुरवा स्तंभ लेख 6 लेख उत्कीर्ण है। आगे हम बात करते हैं लोरिया नंदनगढ़ नामक स्थान है अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ है। लघु स्तंभ लेख, इस लेख में बौद्ध संघ से फूट डालने वाले सभी अन्य किसी प्रकार को हानि पहुंचाने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणों के लिए दंड का समुचित विधान था। सांची स्तंभ, और सांची में सिंह की प्रतिमा मिलती है। प्रयास स्तंभ, गुहा लेख में तक्षशिला अभिलेख, कंधार अभिलेख, लगमान अभिलेख और अन्य उत्कीर्ण लेख हैं। रूमंदेही स्तंभ लेख, निगली सागर स्तंभ लेख। अशोक के कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर भी उत्कीर्ण है। ये बारार और नागा अर्जुन की पहाड़ियों पर हैं। बाराबरी पहाड़ी दक्षिण बिहार में है, जो अशोक के पुत्र जीवक ने बनवाई थी अजीवक धर्म के संप्रदाय के लिए। और महाबोध वंश के अनुसार उसकी पत्नी का नाम देवी तथा देवी महादेवी मिलता है और उसे पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा का जन्म हुआ था। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, आपने पहले ही देख लिया है। उसके बाद अशोक ने नेपाल की तराई में निगली सावर कनक मुनि स्तूप को बढ़ावा देने के दुगना बड़ा कराया। अशोक ने बारार, गया जिला पहाड़ी और अजीबक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निवास के लिए कुछ गुफाएं निर्मित कराई। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई, ये महत्वपूर्ण है, जिसका आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र नामक बौद्ध भिक्षु थे। मस्की, गुर्जरा, नैतुर, उदयगोलम शिलालेख में नाम अशोक मिलता है और यही पियदासी भी मिलती है। पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा, ये उसके टाइटल हैं, ये अधिक पूछे जाते हैं। अशोक के बाद कुणाल सम्राट बना, उसने दिव्य वादन में धर्म परिवर्तन किया। उसने उस समय जाल और कश्मीर का शासक था। अशोक के पुत्र वीरसेन गंधार स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल को अंधा होने पर संप्रति शासक बना। उसके बाद दशरथ भी शासन किया और मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ, जिसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग बना। और इसकी जो सामाजिक दशा है तो आप ये मैं बाद में आपको इस बारे में बताऊंगा। पहले हम राजनीतिक कारण देखते हैं। उसके बाद इसके तीर्थ 18 तीर्थ मिलते हैं जो हमको। महामात्र प्रधानमंत्री होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी होता था। नायक सेना का संचालक होता था। कर्मांतक देश के उद्योग धंधों का निरीक्षक होता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सैन्य सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल देश की भीतरी दुर्गों का प्रबंधक होता था। और नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रस्था राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। दुबारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अंतवार्षिक सम्राट की अंगरक्षा करने वाला अधिकारी होता था। और उसके बाद आठविक वन विभाग का अधिकारी होता था। अशोक के कुछ प्रांत हैं। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला मिलती है, ये अधिक क्वेश्चन में पूछा जाता है। कलिंग की तोलसी मिलती है। प्राची की पाटलिपुत्र मिलती है। अवंती की उज्जैनी मिलती है और दक्षिणापद की स्वर्णगिरी मिलती है। और ये आप देख ही सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ जो इसका प्रशासनिक वाला पोर्शन है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। भाई अशोक के अभिलेख, पहला अभिलेख क्या जानकारी देता है, तो पहला अभिलेख है भाई पशु हत्या पर निषेध। दूसरा शिलालेख है चेल चोर पान केरल श्रीलंका भूमि या पशु मानव चिकित्सा से संबंधित है दूसरा। तीसरा हमारा प्रादेशिक युद्ध को रज्जू को प्रत्येक 5 वर्ष के दौरे पर भेजा जाता था। चौथा है हमारा भेरी घोष, धर्म के प्रति अत्यधिक सम्मान व अन्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। पांचवा धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख में मिलता है सख्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्मनियंत्रण मिलता है। सातवां शिलालेख है मानव समुदायों को समाज और उल्लेख मिलता है। आठवां शिलालेख है अशोक द्वारा संपादित किए गए धम्मों के बारे में वर्णन मिलता है।
9वां शिलालेख है अनावश्यक गतिविधियों को रोककर धर्म बनाए गतिविधियों पर बल दिया गया। 10वां है आदेश दिया गया कि राज्य का उच्च पदाधिकारी प्रजा के हित में ही सोचें। 11वां शिलालेख है धर्म की शिक्षा, धर्म प्रथम और धर्म को सहयोग करें। 12वां है धर्म सहिष्णुता के प्रति सम्मुख। उसके बाद 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें उल्लेख मिलता है कि इसी यवन, गांधार और कंबोज का उल्लेख मिलता है। और 14वां शिलालेख इसके अभिलेख अशोक के पूर्व शासकों में मिलते हैं। इसके बाद 14वें शिलालेख में हमें पृथक 2 शिलालेख मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आपका इस वीडियो के लेक्चर में जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट में छोड़ें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।